सुबह खैर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, उम्मीद करती हूं और दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे और कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और जिंदगी में कामयाबी के लिए तवक्कुल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। जब भी इंसान ये समझ लेता है ना कि उसके बस में सिर्फ कोशिश करना है और कामयाबी या नाकामी उस खुदाए जुलजलाल के हाथ में है और वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करने देता, तो इंसान की जो कामयाबी है ना उसके इम्कानात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है कि मेरे पास एक बिल्ली थी कि उसको जब भी भूख लगती थी तो वो मेरे पास आती थी और मेरे पाँव चाटना शुरू हो जाती थी और मैं उसे खाना दे दिया करता था। और एक दिन मैंने सोचा कि ये बिल्ली मुझसे बेहतर है, उसको पक्का यकीन है कि अपने मालिक के पास से उसकी हर तलब पूरी होगी। और इंसान को यकीन ही नहीं होता, इंसान हर फिक्र अपने जिम्मे ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है और उन कामों में भी जो उसके इख्तियार में नहीं होती है और उसका नतीजा मायूसी और नाउमीदी की शक्ल में निकलता है। इसलिए जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा यकीन कामिल और तवक्कुल से काम लें। अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनको अल्लाह के हवाले छोड़ दें और इस चीज़ की दुआ करें और सब्र इख्तियार करें कि जनाब जो भी हमारे आगे आने वाला है, जिस भी सिचुएशन में हम इंशाल्लाह, हमारा जो अल्लाह है वो हमें इस चीज़ से निकालेगा। वो परेशानी बाद में देता है, उससे पहले उसका सोल्यूशन हमारे सामने निकालता है। तो वो अगर किसी मुश्किल में हमें डाल रहा है तो शायद उससे कुछ सबक सिखाने के हवाले से वो हमें बताना चाह रहा हो कि आने वाले दिनों में या आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसमें हमें कुछ उससे अखज़ हो, कुछ चीज़ें हमें उससे समझ आ सकें। तो इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो तवक्कुल है उसको जितना ज़्यादा मजबूत हो सके उसको मजबूत बनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सेहत और फिटनेस तभी बरकरार रह सकती है जब एक मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी हम लोग गुजार रहे हों। प्रोफेशनल और निजी जिंदगी में एतदाल बरतना बहुत ज़रूरी है और ख़ुद को मुनासिब वक्त भी देना चाहिए और डेली एक्सरसाइज की जाए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते होंगे और इस चीज़ को बैलेंस करते होंगे अपनी लाइफ में, दोनों लाइफ को। आजकल जो मुआशरा है, सूरत हाल ये हो चुकी है कि अगर अक्सर लोग दो नौकरियां उन्हें करनी पड़ती हैं अपनी जो चीज़ों को मैनेज करने के लिए। ज़्यादातर लोगों का काम कंप्यूटर के सामने होता है, ये लैपटॉप से वाबस्ता होता है और जिसकी वजह से गर्दन ज़्यादा देर तक झुकाकर काम करने की वजह से अक्सर लोग गर्दन में दर्द की शिकायत करते हैं। असाबी तनाव और थकन का मसला हर दूसरे बंदे को दरपेश होता है। उसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सर झुकाकर मोबाइल फ़ोन का मुसलसल इस्तेमाल करने से भी दर्द, जो गर्दन है उस पर जो बोझ पड़ता है उससे मोहरों में खराबी पैदा हो सकती है और उनमें गैप जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। अक्सर मरीजों के मोहरों में दर्द भी रहता है जिसकी वजह से एसाब और पट्ठों पर दबाव पड़ता है, कमर और गर्दन में भी दर्द रहता है। बाज़ औक़ात मोहरों का टेढ़ापन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज़ पर दबाव बढ़ा देता है, जिसके बाद जिस्म का सारा असाबी निज़ाम मुतासिर हो सकता है। तो मामूली समझकर इग्नोर किए जाने वाला जो गर्दन का दर्द है और असाबी तनाव कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस दर्द की वजूहात क्या हो सकती हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक है, न्यूरो फिजिशियन है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे आप? फाइन, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब ये जो गर्दन और असाबी जो दर्द होता है हमारे जिस्म में, इसकी क्या, एक तो सबसे पहले वजह बताएं कि इसकी वजह क्या है और फिर इसकी सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लें कि ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल करता है सिस्टम को। हाँ जी। और ह्यूमन ब्रेन कायनात की सबसे पेचीदा एक स्ट्रक्चर है जो पूरी बॉडी को बड़े एक एहसन तरीके से मैनेज करता है। तो हमारा एक ब्रेन और वहाँ से फिर हराम मगज़, स्पाइनल कॉर्ड और वहाँ से नर्व्स के ज़रिए हमारे मसल्स और जॉइंट्स को मैसेजिंग आती है। अब ये जो हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मसल्स और जॉइंट्स, ये फिर फीडबैक देते हैं ब्रेन को। अच्छा। और फिर ब्रेन उस हिसाब से उनकी टोन को और उसके मामलात को एडजस्ट करता है। तो हमारी बॉडी की जो रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर हमारा उठना बैठना, हमारी बॉडी की पोस्चर, हमारा खाना पीना, इन सब चीज़ों का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के परफॉर्मेंस पर। हमारी बॉडी की उसमें अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करें, अपनी डाइट का ख्याल करें, तो उस हिसाब से फिर हमें किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं होता। लेकिन जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है कि हमने बैठना कैसे है, हमने खड़े कैसे होना है, हमने सोना कैसे है, हमने वर्किंग कैसे करनी है, और ये सब चीज़ें जो रोज़मर्रा का कोई भी चीज़ है
उसके आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन ये अक्सर मतलब आपके पास भी ऐसे मरीज आते होंगे और मैंने भी अपने इर्द गिर्द बहुत से लोगों को देखा है, इवन दो कि मुझे भी होती है कि गर्दन में दर्द है, शोल्डर्स में दर्द है, पीछे बैक में पेन है, तो ये इनको हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब पेन किलर्स खाते हैं, दर्द चली जाती है और इसको इग्नोर कर देते हैं। करनी चाहिए इग्नोर या किसी और वजह से भी ये दर्दें हो सकती हैं? नहीं, ये इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लिनिक में मोर देन 10 to 20% पेशेंट्स डेली वो बैक एक और गर्दन के दर्द के साथ आते हैं। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं। एक तो होता है कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे गर्दन के अंदर और कमर के मोहरों की ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, कोई ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है, उसमें फ्रैक्चर्स हो, वो तो है कि बहुत ही ग्रेव कंडीशंस हैं जिनको कि आप लाइट अगर लेंगे तो वो बाद में डिजास्टर होगा। लेकिन कॉमन कंडीशन जो है मोर देन 90% जो है वो सिंपल मसल्स का दर्द होता है। और पट्टों का खिंचाव जो है वो होता है जिसकी वजह से ये गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, और इसका ताल्लुक आपकी रोजमर्रा का जो लाइफस्टाइल है, आपके जो पोस्चर्स हैं और आपका जो डेली एक्टिविटीज के अंदर आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उससे मुतालिक है ये सब। लेकिन अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए और डॉक्टर के पास भी ना जाया जाए तो ये किस चीज में बदल सकती है और कौन कौन सी हमें खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं? अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए और सिंपल मसल स्पैज्म है तो ये एक तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, आपका डे टू डे जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो। आप उसको एक ऐसी कंडीशन में चले जाएंगे जहाँ आपकी इवन आपकी जॉब करते हैं और जॉब के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपकी जॉब भी जा सकती है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि कांस्टेंट दर्द जो है और जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। अच्छा। और डिप्रेशन की वजह से फिर दर्द और बढ़ जाता है, यानी स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो इस दर्द की वजह से भी हो सकता है और फिर ये दर्द उसको बढ़ाएगा, एक विशियस सर्कल चलना शुरू हो जाता है और एक कंडीशन हो जाती है कि फिर बॉडी जो है वो दर्दों का शिकार हो जाती है। यानी जहाँ पर एक साइड पे जो दर्द है वो तो कुछ अरसे के बाद पूरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे डिस्टर्ब होगी कि मुआशरे के अंदर आपका जीना दो भर हो जाएगा। और इंसान फिर वो सारे परफॉर्मेंस वैसे कर भी नहीं सकता ना। आप थकावट आपको हमेशा रहती है, आप कुछ और कर नहीं सकते, आपकी डेली परफॉर्मेंस ख़राब हो रही होती है, तो इसका हल क्या है? खासतौर पर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो उनकी एज ब्रैकेट क्या होती है? एज ब्रैकेट 20 to 60 ईयर्स के जो एज के लोग हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। मतलब नौजवान भी अब इसके साथ आ रहे हैं? नौजवानों में ये ज़्यादा होती हैं क्योंकि मसल्स का जो सिंपल पेन है, जो खिंचाव है गर्दन का, पट्टों का या कमर दर्द है, ये यंगस्टर में ज़्यादा होता है क्योंकि यंगस्टर्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन मसल्स को एक प्रॉपर जो है वो एक्टिविटी चाहिए होती है मोबिलिटी के लिए और अपने वर्क को मेंटेन करने के लिए। अच्छा। और जब यंगस्टर जो है एक ख़ास पोस्चर के ऊपर अपने आप को मेंटेन करते हैं बड़े मुस्तकिल टाइम के लिए, खासतौर पर अगर कंप्यूटर पर आप वर्क कर रहे हैं और बैठे हैं बिल्कुल 10-10 घंटे आप बैठे हैं, मूवमेंट आपकी नहीं है और साथ साथ आप उसको वाटर इनटेक भी आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट भी ठीक नहीं है। अच्छा। तो कॉन्टीन्यूअस इस तरह रहने से आपके मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। और जब मसल स्ट्रेच होते हैं तो एक बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट और सीवियर कंडीशन इतनी हो सकती है कि इंसान की मूवमेंट तक लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो उसके लिए हम एडवाइस ये करते हैं कि जो आपकी पोस्चर है, आपने बैठना कैसे है, आपने खड़े कैसे होना है, यहाँ तक कि आप जो नीचे से चीज़ें उठाते हैं उसको आपने कैसे उठाना है, उसके लिए भी आप प्रॉपर उसको पोस्चर को मेंटेन करते हुए उठाएं। अगर आप खड़े हुए हैं, जैसे ये लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इनके अगर बड़ा ज़रूरी है कि ये खड़े हुए एक ही पोस्चर में अगर फर्ज करें मेंटेन रखते हैं कि पाँव पे जोर रख के खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक, तो कॉन्टीन्यूअस रहने की वजह से उनको शैटिका हो सकता है, उनकी कमर दर्द हो सकती है। तो हम प्रॉपर उसके लिए गाइड करते हैं कि आपने खड़े होते हुए अपनी पोजीशन बार बार बदलनी है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप जो है उसको कुछ कुछ वक्फे के बाद चलें और अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ है उसको बेहतर तरीके से उसको मैनेज करें। इसमें दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये बच्चों के अंदर, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग एज के अंदर, उन्होंने बैग लटकाया होता है। बैग अच्छा होता ये है कि पहली क्लास से लेकर एंड तक बच्चों ने एक ही साइड पे बैग लटकाया था और वो उसी में दौड़ रहे होते हैं। आपने देखा हो कि बच्चे एक तरफ को झुके होते हैं। हाँ। वो डेवलपमेंटल स्टेज होती है, बचपन से लेकर जवानी तक आपकी कमर, आपकी गर्दन डेवलप हो रही होती है, आपके जो मोहरे हैं, तो उसकी पोस्चर की वजह से उनको मुस्तकिल कमर टेढ़ी हो जाती है, जिसको हम स्कोलियोसिस कहते हैं। इस पे अभी तक किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो बच्चों को जो बैग है वो एक साइड वाला नहीं होना चाहिए कंधे का, दोनों साइड वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में फिर वो जब मोहरे टेढ़े होते हैं तो वो हराम मगज नर्व्स पे दबाव आता है और मुस्तकिल जो है वो माजूरी का बाइस भी बन सकता है। और दूसरी अहम बात ये है कि जब लोग बैठते हैं तो वॉलेट उनकी जेब में होता है। हाँ जी। तो वॉलेट जो है वो आपके और उसकी आपकी पोस्चर के नीचे प्रेस करता है, जिसकी वजह से आपकी जो शैटिक नर्व है वो दबती है और उसकी वजह से शैटिका और ये जो पीछे बैक एक होती है और बैक के साथ जो टांग में दर्द आती है, तो ये भी बहुत कॉमन है।
मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं और जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और ये आपको किसी खतरनाक जो है मर्ज में मुब्तला कर सकती हैं। लेकिन फिर इसके लिए क्या थेरेपी करवानी चाहिए, हमें मेडिसिन पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए फिर? इसमें सबसे पहली चीज़ तो है कि अवॉइडेंस, कि आपने उससे बचना कैसे है। बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपनी हैबिट्स को 2 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो डेली एक्टिविटीज़ में कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, और ब्रिस्क वॉक ऐसी हो कि आपकी स्वेटिंग हो जाए। एटलीस्ट 35 डेज अ वीक इज सफिशिएंट, 5 डेज अ वीक 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक। इसको अगर मेंटेन करें, उसके बाद प्रॉपर इंटेक ऑफ वाटर इंटेक बहुत ज़रूरी है आपकी मसल्स की वर्किंग के लिए। उसके बाद डाइट डेफिनेटली आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको उस चीज़ों को बचाने के लिए हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब आपने अपनी पोस्चर, फर्ज करें आप बैठे हैं, खड़े हैं, सोए हुए हैं, तो ये बहुत सी वीडियोस और यूट्यूब से मिलती है कि आपने कैसे प्रॉपर तरीके से बैठना है, कैसे उठना है, वर्किंग कैसे करनी है, खड़े होना तो कैसे खड़े होना है। इन सब चीज़ों को अगर एड्रेस कर लिया जाए तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ है आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपके मसल रिलैक्स नहीं होंगे, मसल तनाव का शिकार रहेंगे, और आपको थोड़ी सी वर्किंग भी जो है ना वो उसके नतीजे में आपको दर्दें और कमर दर्द और बैक एक स्टार्ट हो सकती है। तो ये तो है आपके बचाव के लिए। लेकिन अगर दर्द हो जाती है आपको, तो उसमें अगर माइल्ड से पेन है तो उसका भी वही तरीका है कि आप हल्की सी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो उससे आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन गर्दन के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी, आप क्या ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे? मतलब अगर हम लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, बहुत से नौजवान जो काम करते हैं, अगर उनकी गर्दन में पेन होना शुरू हो जाती है, थकती है, तो उन्हें उस टाइम बैठ के किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? उसमें हम एडवाइस करते हैं कि एवरी 2 आवर्स आप कम से कम 5-10 मिनट का वक्फा लें। अच्छा। वर्किंग के दौरान। और उसमें ये होता है कि आप 5-10 मिनट थोड़ी सी वॉक करें, और अपनी नेक की जो मूवमेंट्स है ना, उसमें 6 मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक आपकी, इसको फ्लेक्शन कहते हैं, नेक नीचे की तरफ मूव करना है। दूसरा आपने बैक को जाना है, एक्सटेंशन करनी है। तीसरा आपने ये जो राइट और लेफ्ट ये आपने करनी है। उसके बाद आपकी ये शोल्डर को टच करने अपने ईयर लोब्यूल्स को। तो ये एक्सरसाइज जो है अगर 2-3 मिनट के लिए अगर आप दिन में 3 दफ़ा भी कर लें तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो उसमें आपको हल्की फुल्की दर्दें वैसे ही ठीक हो जाएंगी। अच्छा। और फर्दर अगर आपको उसको बढ़ने का खदशा है तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर दर्द मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर आप डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि इसको फिर उसी वक्त कंट्रोल करना, क्योंकि हम फिर मेडिसिन के ज़रिए उसको ठीक करते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं और साथ में कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को दोबारा ये ना हो। लेकिन अगर कोई अनयूजुअल पेन है और उसके साथ आपको फीवर भी है या वेट लॉस है या स्वेटिंग होती है, गर्दन में दर्द है, पीछे बैक एक है, तो अनयूजुअल सिम्टम्स आ रही हैं, ठीक नहीं हो रहा, 2-3 हफ्ते गुजर गए, तो फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये रेड अलार्म है कि आपने कोई ऐसी डिजीज़ ना पड़ी हो बोन के अंदर या हराम मगज में, जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस। क्योंकि हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको ये डिजीज़ चल रही होती हैं। अच्छा। लेकिन वो उसको इग्नोर करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये तो ट्रीटेबल डिजीज़ थी, और उन्होंने अगर वक्त पर आ जाते तो ये ठीक हो जाते। तो इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना चाहिए। हल्की फुल्की चीज़ें खुद मैनेज कर सकते हैं आप, लेकिन जब देखें कि चीज़ें बियॉन्ड 2 वीक्स आपका पेन हो गया और सीवियर होना शुरू हो गया तो फिर आप डेफिनेटली कंसल्ट करें डॉक्टर से। ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जिनको मोहरों का दर्द होता है या जिनकी डिस्क हिल जाती है, उनसे तो चलना भी मुहाल, बैठना भी मुहाल हो जाता है उनका। इसमें जो बैक एक है ना, दुनिया में सबसे कॉमन जो वर्क डेबिलिटेशन है ना, कि लिमिटेशन ऑफ वर्क, वो बैक एक है सबसे ज़्यादा, क्योंकि यंगस्टर्स भी होती है और यंगस्टर्स ने ज़्यादा काम करना होता है। और उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि सिंपल जो बैक के मसल्स हैं उनका स्पैज्म है, स्ट्रेन आ गया उसके अंदर, या कोई किसी किस्म का टीयर आ गया या वो आ गया, तो वो तो कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है। उसको हम मेडिसिन के साथ और फिर कुछ थोड़ी सी जो है वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। उसके बाद जो ग्रेव कंडीशन ये होती है कि आपके मोहरों के दरमियान डिस्क होती हैं, जो बिल्कुल हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है मूवमेंट में, उन डिस्क के अंदर अगर डिजनरेशन हो जाए या डिस्क का जो वाटर है वो बाहर आ जाए, तो वो बाहर आने से जो नर्व्स निकल रही होती है उनको प्रेस करता है, उन पे प्रेशर डालता है। वो केमिकल्स भी होते हैं, वो टॉक्सिन्स भी होते हैं जो कि नर्व्स को सोजिश कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है वो पेन होती है। अच्छा, पेन अगर हो तो उसको तो वो ट्रीटेबल है, पेन को हम मेडिसिन के साथ बगैर किसी ऑपरेशन के वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर पेन सर्टन पीरियड ऑफ टाइम्स तक अगर मेडिसिन से ठीक ना हो तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर पेन से बियॉन्ड जो है वो नर्व्स अगर ज़्यादा कंप्रेस हो जाए तो आपकी जो मोटर सिस्टम है, यानी मोटर सिस्टम ये है कि आपकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरे नंबर पर आपकी जो सेंसरी सिस्टम है, जो सेंसेशन है ठंडे गर्म का पता चलता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपके जो स्फिंक्टर्स हैं, पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। और ये सबसे लास्ट स्टेज है कि अगर वो डिस्क बहुत ज़्यादा अगर सेंटर में बल्ज कर गई तो दोनों टांगों की वर्किंग ख़त्म हो गई और पेशाब पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो वो एक इमीडिएट प्रॉब्लम है जिसके लिए हम फ़ौरन से
पेशेंट को एडमिट करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और ऑपरेट करवाते हैं। और ऑपरेट के बाद वो ठीक हो जाता है? 90% ठीक हो जाते हैं अगर जल्दी विद इन स्पैन ऑफ टाइम आ जाए। ठीक है, मतलब एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए एहतियात जितनी आप बरत सकते हैं उतनी एहतियात बरतें। डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो फिजिशियन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आप यहाँ पर आए। और जनाब असाबी दर्द और गर्दन के दर्द और शोल्डर्स के दर्द जो हमारे होते हैं उस पर हमने बात की है कि किस तरह उन पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अब ना वो मैं हूं ना तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो साए तमन्ना के सिराबों में मिले। जनाब ये इतना खूबसूरत कलाम है और उर्दू अदब के बहुत बड़े नाम और मुमताज तरक्की पसंद शायर सैयद अहमद शाह अलमारूफ अहमद फराज साहब का है, जिनको हमसे बिछड़े आज 14 बरस बीत चुके हैं और उनके चाहने वाले आज उनकी बरसी मना रहे हैं। आज का दिन उर्दू अदब की दुनिया के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज एक तो अहमद फराज साहब की बरसी है और दूसरे मशहूर ज़माना जर्मन फिलोसोफर, सकाफती नकाद, कंपोजर, शायर, अदीब फ्रेडरिक नीत्शे की भी बरसी है, जिनके काम ने जदीद फिक्री तारीख पर एक गहरा असर डाला है। जदीद मगरबी मुफक्करीन में नीत्शे एक बहुत बड़ा नाम समझा जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपने कलाम और खुतबात में नीत्शे के अफकार तसव्वुरात का कई जगह जिक्र भी किया है। ख़ास तौर पर नीत्शे का नज़रिया बकाए दवाम यानी कि तकरार अबदी, इटर्नल रिक्योरेंस, इकबाल के लिए खसूसी अहमियत का हामिल भी था और फ़लसफ़े को तमाम उलूम की माँ भी कहा जाता है। फ़िलासफ़र्स या फ़लसफ़ी अपने ज़माने के अजीम और ज़हीन इंसान समझे जाते थे और उनके अफकार ने समाज को बदलने में इंतहाई अहम किरदार भी अदा किया है। लेकिन अगर आज की नौजवान नस्ल की बात की जाए तो इन दोनों बड़े नामों और उनके नाम से नावाकिफ़ हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो फ़लसफ़े और अदब को पढ़ना वक्त की बर्बादी तसव्वुर करते हैं। तारीख़ और सोच के इर्तिका के सफ़र को समझने के लिए फ़लसफ़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी और अहम है। अदब और फ़लसफ़े से वाक़फ़ियत और उन्हें पढ़ना आज की नस्ल के लिए कितना ज़रूरी है, इस हवाले से बात करेंगे। और जनाब आज के इस ख़ास दिन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शाहिद गुल साहब हैं, हेड ऑफ़ फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। अहमद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और प्रोफेसर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपका भी आने का कि आज इतना बड़ा दिन है और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इसके ऊपर रोशनी आप लोगों से हम लोग चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए, जो हमारे जैसी नौजवान नस्ल है, उनके इल्म में इजाफा किया जाए। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आप ही से जानना चाहूँगी, नौजवान नस्ल फ़लसफ़े और अदब को पढ़ने वालों को कहती है शायद हमारा वक्त का ज़िया है या बर्बादी है, इसको किस तरह देखते हैं आप? आज की जो नौजवान नस्ल है वो ये समझती है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो मैं नहीं समझता कि तमाम तर नौजवान नस्ल जो है वो अदब से या फ़लसफ़े से दूरी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो ज़ौक़ शौक़ प्रोफेसर आपके दौर में, जवानी में, ये तो अभी भी माशाल्लाह नौजवान है, या हमारे दौर में था, हमारा ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो किताब से होता था। तो ज़ाहिर है कि किताब जो है उसमें लिटरेचर भी आ जाता है और फ़िलासफ़ी। तो ये जो मॉडर्न टाइम के अंदर कुछ चीज़ें, आजकल बड़ा एक रिमोट सिस्टम आ गया। आप देखें ना, छोटे छोटे टिकटॉक, पहले होता था एक किताब है उसमें हम गुम हो जाते थे, अब उस किताब में गुम हो के फिर उससे मज़ा लेना, अब ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों से वो, ये एक चीज़ आई है कि एक जैसे फास्ट फूड नहीं प्रोफेसर साहब आ गया, तो इस तरह से चीज़ें जो है ना वो तेज़ तेज़ हो गई हैं। दिलचस्पी मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरे नज़दीक लिटरेचर और फ़िलासफ़ी, अदब और फ़लसफ़ा जो है, ये इंसानी ज़िंदगी में इनकी बड़ी अहमियत है। लिटरेचर या अदब जो है वो आपको आदाब ज़िंदगी सिखाता है, और फ़लसफ़ा जो है वो आपको शऊर ज़िंदगी देता है। तो नौजवान नस्ल के अंदर अगर आदाब ज़िंदगी नहीं उसने सीखे और शऊर ज़िंदगी नहीं सीखी,
तो फिर तो ये कोई जीना ना हुआ। जैसे वो सोक्रेटिस ने कहा था कि नो दाय सेल्फ, अपने आप को पहचानो। इंसानी फितरत को अगर देखा जाए तो ये एक इम्तिजाज है बड़ा खूबसूरत। इंसान के अंदर एहसासात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, और कुदरत ने उसको शऊर भी दिया हुआ है, रीज़न भी दी हुई है। अब फ़िलॉसफी जो है वो आपको वो उस शऊर की या रीज़न की बात बताएगी, आपने उस तरीके से चीज़ों को देखना है। और लिटरेचर जो है वो आपको एहसासात की नज़र से या एहसासात के उस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नौजवान नस्ल को इन दोनों चीज़ों को, कि अपनी फितरत जो है उनकी, जो एक ह्यूमन नेचर है कि एहसासात हैं उनके अंदर, जज्बात हैं, उनको भी बरूएकार लाए, और वो लिटरेचर में उनको मिलेंगे, और जो अक्लो शऊर कुदरत ने उन्हें अदा किया वो आपको फिलॉसफी। और ये दोनों पैरेलल चलती हैं। अगर एक चीज को भी आपने मिस कर दी है तो कोई फायदा नहीं है दूसरी चीज का। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अहमद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि नौजवान नस्ल क्यों इस तरफ से दूर भागती है, फिलॉसफी या लिटरेचर की तरफ? दूसरा, अहमद फराज साहब की आज बरसी भी है, आपने काफ़ी वक्त उनके साथ भी गुजारा। उनकी शायरी, आप शायरी में भी कमाल हासिल है आपको, शायरी भी पढ़ते हैं और हमने सुनी भी है। तो उनकी शायरी, उनकी शख्सियत के बारे में हमें बताइएगा, कैसे परखते हैं आप उनको? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक मुश्किल मौजू है, फ़लसफ़ा और शायरी और अदब। तो और ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में तो ये बहुत कम डिस्कस होता है। लोग समझते हैं कि ये वक्त का ज़िया है, स्क्रीन टाइम इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा कीमती होता है, और उसमें इतने अहम जो मौजूआत हैं जो आपको एक्चुअली इंसान बनाते हैं। अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेटिस ने कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस तो करें उसका। तो आप दरअसल उस तरफ दावत दे रही हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए। तो मैं प्रोड्यूसर साहब, मसूद साहब को, असद साहब को जो असिस्टेंट है, और मुनीबा आपको और सारी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे वाकई बड़ी खुशी है। अच्छा, दूसरा, आपने फराज साहब का जिक्र फरमाया, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, फराज साहब ना सिर्फ ये कि भरपूर और मुकम्मल शायर थे, बल्कि अमली तौर पे भी, मतलब उनकी शायरी में एहतजाज का रंग नुमाया है, और वो अमली तौर पे भी एहतजाज कर रहे थे। इत्तेफाक ऐसा है कि एक दफ़ा मैं इस्लामाबाद गया, अच्छा। तो फराज साहब खड़े थे वहाँ, और परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था, आखिरी ज़माना था ये। अच्छा। ये उनके वफ़ात से 1 बरस पहले की बात है। सही। तो मैंने कहा, सर आप यहाँ खड़े हैं इतनी धूप में, तो कहते हैं कि मैं एहतजाज कर रहा हूँ वो जो इसने इमरजेंसी प्लस लगा दी है ना, उसके खिलाफ। अच्छा। तो आमरीत के खिलाफ हमेशा बोले, ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ आप सबसे तवाना आवाज़ थी। मुहासरा जैसी नज़्म, वो शाकार नज़्म है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। तो ये ऐसी शानदार नज़्म जो है मुहासरा, ये ज़िया साहब के दौर में लिखी गई, और उनके अंदर ये मौजूद था कि आमरीत को कभी भी सरेंडर नहीं करना। तो वो जाके खड़े हो गए धूप में, और ये जून जुलाई के दिन थे। तो उसके बाद फिर दोबारा मेरी उनसे मुलाकात हुई एक होटल में, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी कि चाय पी रहे थे। अच्छा। और ज़ाहिर है हम जूनियर मोस्ट शायर थे, और वो अजीम तरीन और सीनियर थे उस वक्त के। तो वो चाय जिस हाथ से पी रहे थे, मैंने वही हाथ आगे कर दिया। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम सर। अब वो समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह से उस हाथ को मिलाए, तो बड़ी मजे का खेज सूरत हाल पैदा होगी। तो मैंने जुगन को एक दफ़ा ये कहा, मैंने कहा ये सूरत हाल है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि फराज इतना अजीम आदमी है, उस पर फिल्म बननी चाहिए। कहती हैं कि फिर ये रोल आप इसे करवाएंगे जो चाय वाला है। तो बहरहाल फराज साहब ने बहुत बड़े लोगों से इन्फ्लुएंस लिया, और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया। इनके हम आमतौर पे अदब के तालिब इल्म ये समझते हैं कि उर्दू शायरी में 2 रोएं हैं, 2 करंट्स। एक है मीर का करंट, मीर का बहाव, जो आसान, सादा, सहले मुमतना, और दूसरा है गालिब का करंट, जो फारसी आमेज है, जो भारी भरकम अल्फाज होते हैं, जो तराकीब हैं, जो ईरान से आई हुई हैं। तो फराज साहब जो थे वो मीर वाले बंदे नहीं थे, वो गालिब वाले बंदे। जी हाँ, वो फारसी थे, और उनका समझ लें कि नई नस्ल को फारसी की तरफ रागिब करना। और अल्लामा इकबाल भी तो दरअसल फारसी ही को इस्तेमाल करते थे उर्दू शायरी में भी, और बल्कि बाज़ अशार ऐसे हैं कि जिसमें गालिब का बाज़ ऐसे हैं कि इसमें एक लफ्ज़ कहा, जैसे पूरा पाकिस्तान का कौमी तराना है, सारा फारसी है। तो इस तरह इनकी शायरी में तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है फराज साहब का। नई जो नस्ल थी, नौजवान नस्ल थी, उसको नंबर 1 एहतजाज के लिए तवाना आवाज़ बने, दूसरा शायरी की तरफ लेके आए, और तीसरा शायरी भी सतही नहीं, बड़ी अच्छी, बड़ी पावरफुल और अपनी रिवायत से जुड़ी हुई शायरी।
ताकि हमें पता चले कि हमारा जुबान, हमारा कल्चर या रहतल बहतल क्या है। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फराज साहब का। और बिल्कुल ऐसे ही है, और हम उनका देन नहीं दे सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जितना- ये अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छी बात है, आप एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे कंट्रीब्यूट हैं। हम कर रहे हैं, ट्रिब्यूट उन्हें पेश कर रहे हैं, लेकिन जो वो हमारे मुआशरे के लिए, हमारी आने वाली नस्ल के लिए करके गए, हम उसका देन नहीं दे सकते। प्रोफेसर साहब, एक जी, मैं जी। इनमें अगर इजाज़त दें तो मैं ऐड कर देता हूँ, जी, क्योंकि जी, फ़लसफ़े ज़रूर, और लिटरेचर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। फैज़ के बाद अगर एहतजाज को रोमानवी पैराए में किसी ने बयान किया है तो वो फराज का नाम आता है। लेकिन तलखियाँ हैं ज़िंदगी की, इस्तबदाद की तलखियाँ हैं, आमरीत की तलखियाँ, लेकिन उसके लिए जो वो पैराया इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा रोमांटिसिज्म है उसके अंदर। तो ये फैज़ में भी ये बात थी, अच्छा। और फिर यही बात जो है ना अहमद फराज में अहमद भी फराज ये के आ अंदर गई में। है। आप इससे इत्तफाक करेंगे कि जी, जी, रोमानवी अंदाज में मैं जिस तरह बिल्कुल से इत्तफाक करूंगा, बल्कि फैज साहब को जब हम पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि उन्होंने पुरानी जो लफाजी थी, महबूब, कुए यारा, इस सब को तब्दील कर दिया। उनके लिए महबूब अपना नजरिया बन गया, सही। कुए यारा जेल बन गई, सही। और जो आला तरीन मनसब था वो फांसी का फंदा बन गया। तो उन्होंने पुरानी लफ्जियात में नए मानी डाले। ये बड़ा काम था फराज का, फैज का। फैज के इसी काम को फिर फराज ने आगे फराज ने बढ़ाया। आगे लेकर चली। ठीक। आज बाजार में पाबजोला चलो। हाँ, तो प्रोफेसर साहब, आज के दौर को कहा जाता है बड़ा सोशल मीडिया का दौर है। नौजवान नस्ल सोशल मीडिया पे हर चीज ढूंढ लेती है, उनको इजी टू एक्सेस है, वहाँ पे हर चीज मिल जाती है, फोन। तो लिटरेचर, यहाँ पर जैसे फ्रेडरिक नीत्शे की हम बात कर रहे हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिल सकती हैं? फिलॉसफी के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से भी अगर देखा जाए तो क्या चीज़ें हैं जो हमें उनसे भी मिल सकती हैं आज के दौर के हवाले से अगर देखा जाए? आप निश्चय की बात कर रहे हैं कि निश्चय के रेफरेंस से हम किस तरह से देखिए, अभी आपने खुद ही इस चीज़ का तस्करा किया था कि फ़िक्र इकबाल के ऊपर फ्रेडरिक निश्चय के भी असरात हैं। हमने देखना है कि वो कौन सा एरिया है, वो कौन सा नुक्ता नज़र है जिसके ऊपर इन दोनों फ़लसफ़ियों ने फोकस किया है। और यकीनन वो यही है जो एक पुराना पैगाम, नो दाय सेल्फ, के अपने आप को पहचानो। यानी इंसान के अल्लाह ताला ने या कुदरत ने उसको जो पोटेंशियलिटीज़ दी हैं, उसकी एक रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, बजाय इसके कि आपको कोई इधर से कहे कि आप ये हैं तो आप वही बन जाएं, कोई इधर से कहे कि आप ये हैं आप वो बन जाएं, आपने अपनी खुद पहचान करनी है। ठीक है। जैसे वो बुल्ले शाह ने कहा था ना, एक सवाल है, एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि की जाना मैं कौन। हाँ। यही सवाल आप अपने सामने रखें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन? हाँ। मैं कौन हूँ। जब आप इसका जवाब कहीं और से नहीं ढूंढते, दाएं बाएं से नहीं ढूंढते, व्हेन यू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन कि हु एम आई, तो फिर ये है कि जो भी जवाब आप लेके आएंगे आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे और उसके लिए आप एक स्टैंड करेंगे। ये वो नुक्ता नज़र है जिसको मेरा ख्याल है कि इकबाल ने खुद ही के लफ्ज़ों में, ख्याल नहीं यकीनन खुद ही के लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया है। और यही बात जो है वो निश्चय कि बजाय इसके कि हमारी कोई इंटरप्रिटेशन करता फिरे, हमें को हमारी ज़िंदगी के मीनिंग दे, हमने कहीं से कोई मुस्तार नहीं लेना, हमने अपनी ज़िंदगी के जो मानी है उसको खुद उसका तयन खुद उसको अखज़ करना है कि हमारी ज़िंदगी। आप किस तरह अहमद साहब देखते हैं निश्चय के ख्यालात को? अच्छा, मुझे याद आ रही हैं हमारी जो उस्ताद थी ऑक्सफोर्ड की, जिनसे अच्छा, हमने फ़लसफ़ा पढ़ा। अच्छा। वो कहती थी कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन नीचा है, नीचा। नीचा? जी। अच्छा। तो मैंने हमेशा फिर उसके बाद इसको नीचा ही नीचा बोला। ही पढ़ा, जी हाँ, ठीक है। हालांकि इसके कई हैं उर्दू में तोय के साथ भी, हाँ जी, हाँ नुच्छे, जी। नच्छे, हाँ। निटछे, नीचे, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन नीचा हमें उस्ताद मोहतरम ने बताया। ठीक बहरहाल है। निटछे का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो ये है कि उसने जो शोपेनहावर ने कहा था कि दुनिया 3 शीनों से बनी है, शीन, शर, शिकस्त और एक और शीन है मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है, कोई मसला हाँ, वो आज एक ही ज़हन में बात करते हुए वो कहता है कि ये दुनिया, हाँ, शर, शिकस्त और शक, डाउट। ठीक है, हाँ। ठीक है। कहता है कि हर शख्स पे शक करो, कोई तुम्हारा सगा नहीं है, और ये दुनिया शिकस्त के लिए बनी है, इसने डिस्ट्रॉय हो जाना है, कोई इसमें ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, सब माया है। हिंदुस्तानी फलसफे से वो शदीद मुतासर था निट्शे। बुद्धा को पढ़ा हुआ था, वो कहता था हर चीज दुख है, दुख का फलसफा था उसका। उसने कहा, शोपेनहावर, जी हाँ, शोपेनहावर ने कहा कि हर चीज दुख है, बुद्धा को पढ़ा हुआ था। अब दुख से जान छुड़ाने के लिए उसने कहा कि जीना तर्क कर दें, सांस ना लें अगला। तो जब ये निट्शे के सामने ये सारा आया मुकदमा, तो उसने कहा कि ये तो कोई हल नहीं है,
कि आप शिकस्त से और शर से और हार शक कर से रहे हैं, हाँ, भाग के आप हाँ। खुदकुशी कर ली या जीने का इरादा तरक कर Exactly, दिया। उसने हाँ। कहा नहीं, उसका एक हल है, आप ताकत के जोर पे उस पर काबू पाएं। अच्छा, यही फितरत का असूल है। उसने कहा कभी उकाब जब चिड़िया को पकड़ के खा जाता है कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। तो इस दुनिया में जो अखलाकियात हैं वो ताकतवर की बनाई हुई हैं, कमजोर की अखलाकियात जो है वो माजरत खाना है। ये जो अच्छाइयाँ इस वक्त हमें कुछ दी गई हैं कि तुम चुप करके आगे आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारो, ये कमज़ोर की अखलाकियात हैं। उसके पीछे एक बड़ी मज़े की बात, अगर आप इजाज़त दें छोटी सी जी, जी, जरूर, बात, उसको एक फिनिश हसीना से मोहब्बत हो गई नेटशे को। अच्छा। नेटशे था बड़ा दिल वाला शायर आदमी था, सच्ची बात है। यानी फ़लसफ़े की बॉडी में शायर की रूह थी क्या दरअसल। बात है, क्या तो बात है। उसको उसकी दोस्ती वागनर से थी जो अच्छा। मशहूर कंपोज़र था उस दौर का, और शायरी उसके साथ ये सूरत हाल है कि वो जो उसकी ज़ाराथुस्त्रा जो हिदायत स्पेक ज़ाराथुस्त्रा, वो इतनी शायराना इतनी खूबसूरत जुबान है। सर एग्री करेंगे कि सर अगर वो अंग्रेजी में आपको इतनी मुतासर कर रही है तो सोचें जब वो उसने जर्मन जुबान में क्या क़यामत ढाई होगी। इतनी अच्छी है ज़ाराथुस्त्रा ने कहा। अच्छा, तो उसने नेटशे को सलोमी उस लड़की का नाम था, फिनलैंड की थी, उससे बड़ा प्यार हो गया। सलोमी ने कहा भाई मैं तुम्हारी अकल को सलाम करती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। इस बेचारे का दिल टूट गया। अच्छा। उसने फिर बड़ा एक मशहूर और एक आलमगीर जुमला बोला। उसने कहा अगर मैंने इस लड़की और इस दुनिया को बनाया होता तो मैं ज्यादा मुकम्मल बनाता। ये है उसका फलसफा कि ये दुनिया नामुकम्मल है, आपने इसको मुकम्मल करना है। तो यहाँ से वजूदियत का जो जदीद तहरीक आई वो निट्शे क्या ने बात उसके है, कहीं ना कहीं क्या सीड्स बात रखे हुए थे। क्या तो निट्शे के इतने ज्यादा असरात हैं। अल्लामा इकबाल ने जाहिर है उससे मुतासर हुआ। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, अगर वो मजजूब फरंगी होता, अगर होता वो मजजूब फरंगी इस जमाने में, अगर होता वो मजजूब फरंगी, मजजूब कहा है उसको कि उसने जज्ब किया हुआ था सारी दुनिया को अपने अंदर इल्म को, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। क्योंकि नेटशे अपने ख्यालात की रो में बह के एक वक्त ऐसा आया, उसने कहा कि हमें मजहब की जरूरत नहीं है, हम खुद आगे आए सुपरमैन बन जाएं। इंसान ही इंसान का दारू है, इंसान इंसान के तमाम दुखों का मदावा करेगा। तो ये जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है, सुपरमैन, ये जिस पे हॉलीवुड ने कितनी फिल्में बनाई, बुनियादी तौर पे ये निट्शे का कॉन्सेप्ट है, उबरमैन। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आपने इकबाल की, शोपनहार की बात की और निट्शे की बात की। इकबाल ने अपनी शायरी में ना हुदहुद और बुलबुल का जिक्र किया है, वो बड़ा दिलचस्प है। अब ये दो किरदार है कि एक बुलबुल को कांटा चुभ जाता है और उसके बाद उसने शोर मचाना, ये तो दुनिया बड़ी दुख है, और उसके यासियत, नाउमीदी की बात, या जिसे पेसिमिज्म कहते हैं। अब वो हुदहुद आता है, उसके पाँव से या उसके जिस्म से वो कांटा निकालता है, उसकी तकलीफ़ रफा। अब वो हुदहुद जो है ना, वो एक उम्मीद का पैगाम है, जो कि इकबाल ने अपनी शायरी में उसका इशारा निट्शे की तरफ, कि निट्शे की शायरी के अंदर जो है ना आपको एक ऑप्टिमिज्म नज़र आता है, एक उम्मीद नज़र आती है, रजायत नज़र आती है। तो ये बड़ा एक हसीन इम्तजाज इन दोनों फ़लसफियों का। तो आप चूँकि इकबाल के हवाले से बात कर रहे थे, एंड पे अहमद साहब वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। मैं ये चाहूंगी कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल के लिए आप बता दें कि अगर उन्हें फिलॉसफी की तरफ जाना है, अदब की तरफ जाना है, तो 6 नाम आपने बताने हैं, 3 जो मुस्लिम हो और 3 जो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, इंटरनेशनली जो रिनाउंड हो, उनके नाम बताइए जिनकी तरफ वो जा सकते हैं। जी, सबसे पहले मैं सुकरात को हमेशा पसंद करता हूँ। उसने अपने नजरिए के लिए जान दे दी, तो समझना चाहिए कि वो क्या आदमी था। ठीक है। फिर एरिस्टोटल को पढ़े बगैर चारा नहीं है, हर इल्म उससे फूटता है, वो द फिलोसोफर है, बाकी सारे फलसफी हैं। और फिर मेरा पसंदीदा जो है ये भी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं नीचा, ये वेस्टर्न में, मॉडर्न वेस्टर्न में ये सबसे अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसने ताकत का और उम्मीद का और खुद इंसान को बड़ा करने का पैगाम दिया। और जो मुसलमानों में मैं समझता हूँ गजाली, अगरचे लोग उससे बड़ा कहते हैं कि उसने दोबारा द्रूबिनी की तरफ खींच के लेके गया फलसफे को, तो गजाली को पढ़ना चाहिए। अल-किंदी जो कि फर्स्ट फिलोसोफर है, उसको पढ़ना चाहिए। और हजरत इकबाल के पढ़े बगैर कैसे गुजारा हो सकता है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो उनके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना, अदब में गुजारा भी नहीं है। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुसन्निफ है, शायर है, और प्रोफेसर शाहिद गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। अहमद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आज का दिन आपने हमारे साथ गुजारा, और शाहिद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी आज यहाँ पर तशरीफ लेकर आए, और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था जनाब, इस पर हमने आज बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम। सो
सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, उम्मीद करती हूं और दुआ है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे और कामयाबी के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ रहे होंगे। और जिंदगी में कामयाबी के लिए तवक्कुल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। जब भी इंसान ये समझ लेता है ना कि उसके बस में सिर्फ कोशिश करना है और कामयाबी या नाकामी उस खुदाए जुलजलाल के हाथ में है और वो किसी की मेहनत ज़ाया नहीं होता करने देता, तो इंसान की जो कामयाबी है ना उसके इम्कानात कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अशफाक अहमद साहब का एक कॉल है कि मेरे पास एक बिल्ली थी कि उसको जब भी भूख लगती थी तो वो मेरे पास आती थी और मेरे पाँव चाटना शुरू हो जाती थी और मैं उसे खाना दे दिया करता था। और एक दिन मैंने सोचा कि ये बिल्ली मुझसे बेहतर है, उसको पक्का यकीन है कि अपने मालिक के पास से उसकी हर तलब पूरी होगी। और इंसान को यकीन ही नहीं होता, इंसान हर फिक्र अपने जिम्मे ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है और उन कामों में भी जो उसके इख्तियार में नहीं होती है और उसका नतीजा मायूसी और नाउमीदी की शक्ल में निकलता है। इसलिए जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा यकीन कामिल और तवक्कुल से काम लें। अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उनको अल्लाह के हवाले छोड़ दें और इस चीज़ की दुआ करें और सब्र इख्तियार करें कि जनाब जो भी हमारे आगे आने वाला है, जिस भी सिचुएशन में हम, इंशाल्लाह हमारा जो अल्लाह है वो हमें इस चीज़ से निकालेगा। वो परेशानी बाद में देता है, उससे पहले उसका सोल्यूशन हमारे सामने निकालता है। तो वो अगर किसी मुश्किल में हमें डाल रहा है तो शायद उससे कुछ सबक सिखाने के हवाले से वो हमें बताना चाह रहा हो कि आने वाले दिनों में या आगे आने वाले जो फ्यूचर है उसमें हमें कुछ उससे अखज़ हो, कुछ चीज़ें हमें उससे समझ आ सकें। तो इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो तवक्कुल है उसको जितना ज़्यादा मजबूत हो सके उसको मजबूत बनाएं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। हमारा लाहौर की दुनिया जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं जो कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। अवामी मसाइल के बढ़ने की एक वजह आगाही का ना होना भी है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिनका हल दस्तयाब होता है लेकिन सिर्फ आगाही न होने की वजह से हमें उन मसाइल का सामना करना पड़ता है। आजकल लाहौरियों को डेंगू, कोरोना समेत कई किस्म के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी अवाम नौकरी तो सरकारी चाहती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी वो कहेंगे कि हमें सरकारी मिले, लेकिन बीमार होने पर वो हमेशा क्या करते हैं जनाब, इलाज हमने सरकारी अस्पताल से नहीं कराना, हमने जाना निजी हॉस्पिटल जाना है, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से कराना है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी होती है कि सहूलियात का फुकदान होता है अस्पतालों में, खासतौर पर सरकारी हॉस्पिटल की मैं बात करी, और हॉस्पिटल अमले का नारवा सलूक भी होता है और हुकूमती सतह पर उन मसाइल को हल करने के हवाले से खातिर खा इंतजाम नहीं किए जाते हैं। लेकिन तब्दीली सरकार ने अवाम के लिए एक ऐसा मंसूबा शुरू किया था जिसकी बदौलत गरीब लोग भी शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवा सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। सेहत इंसाफ कार्ड एक ऐसा मंसूबा है जो गरीब अवाम की सेहत से जुड़े सारे मसाइल का हल मुहैया करता है। सेहत कार्ड का सबसे अहम नुक्ता यह है कि हर शख्स इसका अहल है, लेकिन यही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी है। इसके तहत मुस्तहिक अफराद को हदफ बनाने के बजाय हर शख्स को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई है। तो कौमी सेहत कार्ड हासिल कैसे किया जा सकता है, इससे मुस्तफीद कैसे हुआ जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली रजाक साहब हैं, CEO हैं पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट है, और उनके साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है सज्जाद हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ही से स्टार्ट कर लेती हूँ, जो सेहत कार्ड है इसके वाले से बताइएगा। इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन काम कैसे करता है और इससे कौन कौन से लोग मुस्तफीद हो सकते हैं? क्या सब लोग ही अहल हैं पंजाब के? जी, पंजाब के 3 करोड़ 10 लाख फैमिलीज जो हैं नादरा के साथ रजिस्टर्ड हैं, ये तमाम अहल हैं। पूरे पंजाब का जो मैंने आपको बताया 3 करोड़ 10 लाख फैमिलीज हैं। कोई भी जाके हमारे एम्पैनल सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल जो एम्पैनल्ड हैं उधर जाके सेहत कार्ड सेहत सहूलत प्रोग्राम का एक काउंटर है हर हॉस्पिटल में, और स्टेट लाइफ हमारे इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं, तो उनके पास सारा डाटा मौजूद है। कोई भी शख्स किसी भी हमारे एम्पैनल हॉस्पिटल जाए अपना शनाख्ती कार्ड जरूर लेके जाए। अच्छा। शनाख्ती कार्ड ही हमारा सेहत कार्ड है। शुरू में कहा गया था कि जी सेहत कार्ड है, जैसे आपने कहा जी जी, तो वो मैंने जैसे बताया मतलब हमें लगता था शायद वो अलग कार्ड होगा। जी, शुरू में वो अलग कार्ड था, शुरू में वो दिया गया था
मगर काफ़ी लोगों के एड्रेस चेंज हो चुके हुए हैं और 3 करोड़ 10 लाख फैमिलीज़ को ये कार्ड पहुंचाना मुश्किल हो गया था। तो फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो आपका CNIC शनाख्ती कार्ड है यही आपका हेल्थ कार्ड है। तो जब भी कोई ये कार्ड लेके जाएगा तो उसको दाखिले की सूरत में ओनली इन पेशेंट के लिए ये आउट पेशेंट इसमें मौजूद नहीं है। दाखिले की सूरत में आपकी फ्री ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, मतलब OPD पे ये काम नहीं करेगा जी, ये सिर्फ आप एडमिट होंगे तभी ये काम करेगा जी। और हमारे तकरीबन 8 तकरीबन इम्पैनल हॉस्पिटल हैं। अच्छा, इसमें तमाम सरकारी हॉस्पिटल ये तकरीबन 196 हैं। इनमें तमाम टीचिंग हॉस्पिटल से मेरी मुराद मेयो हॉस्पिटल, सर्विसेज, जिना, लाहौर जनरल हॉस्पिटल, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल, ठीक है, मुल्तान का निश्तर हो गया, पिंडी के हर पंजाब का सर जो टीचिंग बड़ा हॉस्पिटल और तमाम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल THQ, ये तमाम अस्पताल इम्पैनल्ड हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल जाके कोई भी मरीज अपना शनाख्ती कार्ड लेके फ्री ट्रीटमेंट अवेल कर सकता है इन केस ऑफ एडमिशन। उसके अलावा 611 जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल निजी अस्पताल वहाँ भी ये जा सकते हैं। लेकिन इसको रजिस्टर कराने के लिए नादरा में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके क्या रजिस्टर करवाना पड़ेगा? जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो उसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। मगर जो हमें इश्यूज आ रहे हैं, ये हमने बड़ी अच्छी बात की, काफी लोग के पास शनाख्ती कार्ड है और वो जाते हैं, वो कहते हैं जी कि आप इंटाइटल्ड नहीं हैं। वो इसलिए हमारे काफी लोगों ने नादरा में जाके रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया हुआ। शादी हो गई, अपनी बेगम की एंट्री नहीं कराई हुई, अच्छा, बच्चे का बेफॉर्म एंटर नहीं किया हुआ। तो इसलिए जब भी आपका एक फैमिली बनती है, मियाँ बीवी और अनमैरिड बच्चे, वो इंटाइटल्ड होते हैं 10 लाख तक। काफ़ी लोगों के बच्चे पैदा हो गए, वो बेगम को लेके जा रहे हैं ऑपरेशंस के लिए, सिजेरियन के लिए, वैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो कहते हैं जी आप तो रजिस्टर्ड ही हैं। उन्होंने अभी तक वो पेरेंट्स पे उनका चल रहा है, उन्होंने अपना वही शनाख्ती कार्ड चल रहा है। शादी हो जाए तो उन्हें चाहिए अपना एंट्री कराएं नादरा से जाके रिकॉर्ड। और हमने एक नादरा से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, अच्छा। और जो ही वो नादरा के पास जाएंगे विद इन 24 आवर्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सजा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप हेल्थ की बीट करते हैं, आप देखते भी हैं, और हेल्थ सहूलत कार्ड के बारे में हम बड़ा सुन रहे थे, अच्छी चीज़ें भी सुन रहे थे, बुरी चीज़ें भी सुन रहे थे, बहुत से लोगों को मसाइल का सामना भी करना पड़ा था। काउंटर्स की जिस तरह सर ने बात की है, काउंटर्स आपको नज़र आते हैं जितने भी इनके पैनल्स पे हॉस्पिटल्स हैं, वो निजी हों या फिर सरकारी हों, और लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है अगर ये सेहत कार्ड की बात की जाए तो? जी, बहुत शुक्रिया मुनीबा। सबसे पहली तो बात वही है कि अवेयरनेस, लोगों को अभी तक अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारा ऐसा तबका है जो हमारा अखबार नहीं पढ़ता, जो अच्छी तरीके से टीवी नहीं देखता और सोशल मीडिया से जो है एंड्रॉइड से भी दूर है। उसकी यही वजह है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी कंपनी की तरफ से जो ऐड हैं वो आते रहते हैं गाहे बगाहे, और लोगों को आगाह किया जाता है। सबसे पहले तो मैं तारीफ़ करूँगा PTI गवर्नमेंट की कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अभी 1-2 महीने के लिए नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सोचा कि बाकी प्रोजेक्ट ख़त्म किए जा रहे हैं तो इसका क्या किया जाए, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सारा हमारा वोट बैंक भी ख़राब होगा और आवाम हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, ये ऐसा इनिशिएटिव है। तो उन्होंने कह दिया ये नवाज शरीफ का एक प्रोजेक्ट था, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इन्होंने उसकी कॉपी किया, जो भी एक सियासी बयान होता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे प्रेजलाई के साबिक दौर के अंदर जो वार्डन का सिस्टम था और 1122 का सिस्टम था, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसने दिन ब दिन तरक्की की, क्योंकि वो मुफादे आमा के लिए बाद प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको कि बैक नहीं किया जा सकता। तो जहां तक मसाइल की बात है कि लोग आगाह तो नहीं है, लेकिन जिनको ये पता है कि मेरा ID ही मेरा सेहत कार्ड है, तो उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो हेल्थ कार्ड को अवॉइड करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आम बंदे को ये नहीं पता कि इन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल के साथ किस डिजीज पे डील की है। उनको यही पता है कि मेरे अगर पेट में दर्द है या मेरे को पित्ते में मेरे गाल ब्लैडर के अंदर कोई पत्थरी है या कोई ऐसा, मैंने उसको रिमूव करवाना है या कुछ सर्जरी करवानी है, तो मैं उस हॉस्पिटल में चले उस काउंटर पे जाता है तो उसको मिसगाइड किया जाता है, उसको कहते हैं जी हेल्थ कार्ड नहीं चलना, आप चले जाएं।
अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि हेल्थ कार्ड बंद हो चुका है या कि हेल्थ कार्ड में कोई प्रॉब्लम है या मेरे पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो क्या वजह है। वो वहाँ काउंटर पे जो मौजूद होता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर बंदा, वो उसको अच्छी तरह डील नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो किसी और हॉस्पिटल जाता है, उसे शायद वहाँ भी ऐसा ही कोई रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो घर बैठ के कह देता है कि ये जी ये तो बड़ी ज्यादती है, फेक है, ये है वो है। वो अगर किसी की पहुंच होती है, जैसे हमारे टीवी के ऑफिस में और अखबार के ऑफिस में किसी कोई वाकिफ है तो वो डायरेक्टली कॉल कर लेता है, वरना ऑफिस में फ़ोन आते हैं कि ये हमें ये मालूमात फराहम की जाए, हमारे साथ ज्यादती हुई है, इसका अजाला किया जाए। और पता चलता है कि वो जहाँ पे हेल्थ कार्ड का सिस्टम था वहाँ पे वो गए हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से डील नहीं किया गया। बाद में जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं जी ये ऐसे ऐसे। जबकि एक बात मस्ट है सरकारी हॉस्पिटल के अंदर और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कि जब भी कोई तबका आपके पास या कोई पेशेंट आता है तो आप उससे पहले सवाल करना कि आपने हेल्थ कार्ड पे इलाज करवाना चाहते हैं। अगर वो कहता है जी नहीं मैं इसको नहीं मानता या मैं इससे मुस्तफीद नहीं होना चाहता या मैं इससे इत्फाक नहीं करता या मेरे पास पैसे हैं तो मैं नहीं करवाना चाहता, वेल एंड गुड, वो अपना पे करे। लेकिन ये बेसिक सवाल है, ये बहुत ज़रूरी है। और अब प्राइवेट हॉस्पिटल की ये कोशिश होती है कि हेल्थ कार्ड का नाम ही ना लिया जाए। अगर कोई कहे कि जी मैं हेल्थ कार्ड पे कराना चाहता हूँ तो उसको बताया जाता है जी हेल्थ कार्ड पे तो करा लें, 80,000 रुपया इसको प्लस आपको देना पड़ेगा। अच्छा, कहते जी जब मैंने गवर्नमेंट ने मुझे कहा है कि इसके अंदर 10 लाख रुपया रखा हुआ है तो 80,000 में इससे प्लस क्यों दूंगा आपको, हेल्थ कार्ड भी आपने इस्तेमाल करना है तो फिर मैं 80,000 1 लाख रुपया भी आपको दूं। तो उसको बताया जाता है कि इसके अंदर जो है वो पैसे कम रखे गए हैं आपके, जो आपको बीमारी है उससे मुतलका अगर पैसे हैं, हाँ, अगर गाल ब्लैडर के अंदर आपने पथरी रिमूव करानी है, गाल ब्लैडर की सर्जरी करवानी है तो इनकी जो फीस मेरे ख्याल 30 से 35,000 सर्जन का रहे हैं अकाउंट। कहते हैं यार 30 से 35,000 के अंदर हम उसको दाखिल करें 3 दिन, उसकी सर्जरी करें, ऑपरेशन थिएटर का खर्चा करें, उसको मेडिसिन भी दें। ये कहाँ का कानून है, हमारे साथ ज्यादती है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इनमें जो बजट है इसके अंदर इजाफा किया जाए, सर्जन की फीस, हॉस्पिटल फीस और मेडिसिन का मुकम्मल ख्याल। और सबसे बड़ी इग्नोरेंस यही है कि वो पैसे कम होने की वजह से कार्ड के अंदर बीमारी के वो उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। सर इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा बेसिक मसला है जो हर किसी को फेस करना पड़ रहा है। नंबर 1 ये कि ये टॉप एजेंडा पे है गवर्नमेंट के। अच्छा, कि वी आर गोइंग टू रिवाइज द रेट्स। ये जो जैसे मैं कोलिसिस्टेक्टमी की बात की, सिजेरियन की बात की, उस पे गवर्नमेंट ये पुराने रेट्स हैं तो अनकरीब रेट्स रिवाइज होने लगे हैं। गवर्नमेंट ने अभी मिनिस्टर साहिबा की मीटिंग है चेयरमैन स्टेट लाइफ से, तो एजेंडा पे इंशाल्लाह रेट्स रिवाइज होंगे। दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि वो काउंटर पे जाते हैं, पता नहीं चलता प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सिर्फ कार्डियोलॉजी के लिए है या सिर्फ डायलिसिस के लिए है। उसमें मैं आसानी कर देता हूँ लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। एक टोल फ्री नंबर है 0800 09 009। काइंडली अगर इस पे कॉल करें तो किसी पंजाब के हिस्से से वो कॉल करेंगे, उनको बता दिया जाएगा, वो अपना एड्रेस बताएं, उनको बताया जाएगा जी आपके घर के करीब कौन कौन से हमारे प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, वहाँ जाके आप इलाज करा सकते हैं। फिर ये भी बता सकते हैं तशखीस किसकी है, कि गायनी के लिए जाना है या कैटरेक्ट के लिए जाना है या कार्डियक प्रॉब्लम की जाना है। वो बता देंगे आपके करीब कौन से हॉस्पिटल हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आसानी उनके लिए भी हो जाएगी कि जी कौन कौन से हॉस्पिटल कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा ये कि एक एलिजिबिलिटी के लिए एक नंबर है 8500। इस पे भी अगर आप SMS करें आपको अपनी एलिजिबिलिटी का पता चल जाएगा कि आप इंटाइटल्ड हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो जाके नादरा में अपडेट कराएं। अगर आपकी शादी होगी हुई है तो जाके एंटर कराएं, बच्चे की एंट्री नहीं है तो वो कराएं, अपने रिकॉर्ड को एंटर कराएं। लेकिन जैसे सर आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सहूलत कार्ड के हवाले से काउंटर्स भी लगाए गए हैं जी हर हॉस्पिटल में। तो अगर एक बंदा है उसको इमरजेंसी है, वो जा रहा है, वो भूल गया है कि उसने फोन करके पूछना है कि ये इंटाइटल है कि नहीं है और यहाँ पर क्या सहूलत दी जा रही है, अगर वो वहाँ पे पहुंच गए तो उन सहूलतकारों का फर्ज नहीं बनता कि उसको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए? बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो बात है गवर्नमेंट ने वैसे इमरजेंसी फ्री रखी हुई है, मगर अगर ये कार्ड भूल भी जाते हैं तो वैसे इमरजेंसी में फ्री है। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो फैमिली का फोन करके उसी वक्त वो टेक्स्ट करा के शनाख्ती कार्ड नंबर मंगवा सकते हैं और उसके बाद उनको प्रोवाइड, फौरन तो नहीं उनका काम शुरू हो जाना, फौरन वो जो ये एंटर करेंगे वो देखेंगे एलिजिबल है कि नहीं है, तो उनको
वैसे आपने जैसे बात की काजमी साहब ने कि कुछ HFOs नए आए, ट्रांसफ़र हो गए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, अच्छा। ताकि उनका रवैया प्राइवेट सेक्टर में अच्छा होना चाहिए। और मैं आपको ये भी काजमी साहब बताता चलूँ, इतनी ज़्यादा स्टेट लाइफ के पास एप्लीकेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की पेंडिंग है जो कि पैनल होना चाहता है। हर हॉस्पिटल पैनल होना चाहता है, उनको उसका फ़ायदा है। तो ये कहना कि वो कह रहे हैं कि जी पैसों से प्राइवेट करें, नहीं, इस होता है इसे आप इनकार नहीं कर उससे सकते, अली लेकिन साहब होता ये है कि बड़े हॉस्पिटल को हाँ जी। नुकसान है जी। क्योंकि उसकी मजबूरी है गवर्नमेंट के साथ चलना। एग्जैक्टली उसने आपके साथ वो MOU करना ही करना है। और छोटे हॉस्पिटल को फायदा है जहाँ पे पेशेंट जाता ही नहीं है। हाँ जी। उधर सर्जन फारग बैठे हैं, हाँ। उधर फिजिशियन फारग बैठे हैं, उधर जो है वो उनका OPD नहीं सही तरह चल रहा था। अब जो लोग जा रहे हैं छोटे हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है इसका, और बड़ी तादाद के अंदर छोटे हॉस्पिटल ही इस वक्त जो है वो पेशेंट को रिलीफ दे रहे हैं। वो सर्जन ऑन कॉल होता है उनका, वो बता देते हैं कि आज 2 सर्जरियां होनी है हेल्थ कार्ड के ऊपर, तो आप इतने बजे आ जाइए। वो इस तरीके से आ जाता है और हॉस्पिटल की उसमें फीस बच जाती है और सर्जन को भी फीस बच जाती है। ये प्राइवेट के लिए आप सोचो, पब्लिक सेक्टर में तो है जी। पब्लिक सेक्टर के अंदर की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर के अंदर भी अवेयरनेस नहीं है। अब देखें पब्लिक सेक्टर में तो ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए हेल्थ कार्ड के अंदर, क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल तो वैसे ही फ्री है ऑलरेडी। अब उसको उस कार्ड के अंदर से पब्लिक हॉस्पिटल को भी पैसे मिलने हैं, तो उसको चाहिए कि वो पेशेंट को जो है उस पर एक तो गाइडलाइंस अच्छी दे, और दूसरा जो है वो उसको मेडिसिन नहीं मिल रही उसके अंदर। अगर इनको चाहिए कि अगर पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर कोई कार्ड यूज करना चाहता है तो उसकी वार्ड्स और बेड्स अलहदा होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर वही आम लोग जो कह रहे हैं हमारा कार्ड नहीं बना, वो भी उसी बेड पे इलाज कराना है, जो कह रहे हैं मैं हेल्थ कार्ड पे करवा रहा हूँ वो भी करवा रहे हैं। इसमें कम्युनिकेशन गैप है। अब हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिसिन नहीं है वो नहीं मिलेंगी, लेकिन जब हेल्थ कार्ड के अंदर ये पैसे ले रहे हैं इनकी कंपनी से, गवर्नमेंट से, सरकारी हॉस्पिटल, तो उनको चाहिए कि बाहर से LP करके, लोकल परचेज इसको कहते हैं, उसको करके तो पेशेंट को मुहैया करे और फिर उसके पैसे काटे। पैसे बुरे काटे जाते हैं और उसको एक पर्ची थमा दी जाती है कि ये महंगी दवाई आप बाहर से जाके ले जाएं। आपने बिल्कुल सही और कहा। इसकी कंप्लेन इनके पास बहुत कम होंगी क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ये काफी लोग आ रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। तो हमने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल को अभी पीछे सेक्रेटरीज ने तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया गया, उनके प्रिंसिपल्स को बुलाया गया, उन्हें ताकीद की गई कि सेहत कार्ड पे कोई भी पेशेंट जब एडमिट होगा, कोई दवाई सिरिंज से लेके अगर उसका फ्रैक्चर है, नेल इम्प्लेटिंग, हर चीज़ सरकार से दी जाएगी। और सरकारी हॉस्पिटल जैसे इन्होंने बताया LP डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने रेट कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जौन से भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन उसको फ्री मिलेगी। कोई ऐसी शिकायत काइंडली हमें, वो पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, उसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट है, कंप्लेंट्स के नंबर हैं, काइंडली हमसे रब्ता करें। सेहत कार्ड पे जो भी दाखिल होगा उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। मुनीब भाई, ये तो एक लतीफ़ा है कि कल गवर्नमेंट ने उसका जो बिजली के बिलों के अंदर है उसका वो रिलीफ कर दिया, जो फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी। तो कहा गया कि आप SDO के एक्सचेंज के ऑफिस जाके साइन करवाते हैं। अब देखें इतने बड़े पैमाने पे किसी के पास वक्त नहीं, उनकी डेट गुजर रही है क्या। अब जब आपने एक कंप्यूटर के अंदर दर्ज है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट की ये बजट, ये इतने पैसे हमने डाले हैं, ऑटोमेटिकली आप बैंक को ऑर्डर करें जी आप इनसे असल बिल लें और फ्यूल एडजस्टमेंट साइड पे कर दें, वो ऑटोमेटिकली उतने लेता जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल होते हैं। 200 यूनिट तक है ये 100। तो जब पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर आना गरीब आदमी है तो फिर आप क्यों कहें कि ये हेल्थ कार्ड पे आया या नहीं आया। वो हेल्थ कार्ड पे ही आता है, वो आता ही फ्री इलाज के लिए है। अगर वो पब्लिक हॉस्पिटल का प्राइवेट कमरा यूज करता है तो वेल एंड गुड, उससे क्वेश्चन करे आप, वो पैसे देगा। लेकिन अगर वो कॉमन इलाज के लिए वहां पे आता है तो आप समझें कि ये हेल्थ कार्ड का ही पेशेंट है और हमने इससे कमाई भी करनी है। अगर ये इतना बजट पब्लिक हॉस्पिटल को देना शुरू कर, पहले भी तो वो करते थे ना, अब उनको इतना फायदा हो गया है कि इन्होंने जो पैसे फिक्स किए हैं वो उनके बजट में आना शुरू हो गए, तो उनको चाहिए कि उस पैसे को इधर उधर इस्तेमाल करने की बजाय पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल करें। ये नोटिस करें, उनको नोटिस भेजें कि आप भाई हमें कंप्लेनें आ रही हैं, इतना रश है, ये सूरत हाल है, ये है। अब बेड का इशू तो सरकारी हॉस्पिटल के अंदर रहता है, उधर हेल्थ कार्ड कुछ नहीं कर सकेगा।
अगर 100 बेड पे 200 पेशेंट ये भगाएगा तो कोई नहीं उसको कहेगा, कोई ऐसा अंदाज तो नहीं बनाएगा। एक पूरा डिपार्टमेंट बना के बेड्स फिक्स कर दिए गए कि लेकिन ये उन लोगों के अचानक लिए। जब इन्होंने पैसे देने शुरू किए तो ये ट्रेंड जाना चाहिए था कि सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट बन गए, उनके अंदर मैनेजमेंट जो है तब्दील हो गई बेहतर हो गई है। वही रवैया है, वही लड़ाई झगड़े हैं, वही एक दूसरे को, डॉक्टर मरीज को मार रहा है, मरीज डॉक्टर को मार रहा है। आए दिन चित्रौल हो रही जनाब, इमरजेंसी के अंदर हम खबरें लगा रहे हैं कि जनाब इतने जख्मी हो गए, ये हो गया, डॉक्टर की हड्डी टूट गई, फिर मरीज की 2 हड्डियां टूटी, वो काउंट ही नहीं होती क्योंकि डॉक्टर ने हैवी होता है, उसने FIR करवानी होती है। तो मसला ये है कि पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर, मैं प्राइवेट की बात नहीं करता, वो तो ऑलरेडी मैनेजमेंट पे चल रहे हैं। पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर हेल्थ कार्ड पे किसी किस्म की मैनेजमेंट नहीं है। अब स्टार्ट में जब हेल्थ कार्ड निकला तो इन्होंने कुछ 5-6 महीने पेमेंट नहीं की उनको। अच्छा, उन्होंने काफी बजट उनका बन गया तो उन्होंने कहा जी हमें तो पैसे नहीं आ रहे, पीछे से भाग गए आप ऐसी की तैसी। लेकिन पिछले 2 महीने माह कबल इन्होंने सारी उनको पेमेंट जो पुराने थे वो भी कर दी। तो मैंने कहा अब आप ये 5-6 करोड़ जो आपको इकट्ठा आया आप किधर, वो कहीं और लगा रहे हैं, वो पेशेंट पे नहीं लगा रहे। मसला ये है कि जो पेशेंट के पैसे हैं वो पेशेंट पे लगाए जाएं, इसका बकायदा जो है ना मॉनिटरिंग होनी चाहिए और इनका ऑडिट होना चाहिए हॉस्पिटल का कि भाई ये आपने हेल्थ कार्ड पे इलाज कराया, इसके पैसे पेशेंट पे लगे हैं। तो सर क्या कहेंगे, मतलब एक चेक एंड बैलेंस की एक कमेटी होनी चाहिए ताकि अगर ये पैसे हमारे जा रहे हैं और हमारे सहूलत के लिए, हमारे इलाज के लिए जा रहे हैं, आम गरीब आदमी को हमने सहूलत देनी है ना, उसको रिलीफ देना है, तो उसके ऊपर ही नहीं लग रहे तो फिर फायदा। जितने पैसे जो इलाज वो करते हैं पेशेंट्स का, वो एक क्लेम जनरेट करते हैं। अच्छा। और जितना भी लागत आती है पेशेंट पे, जो मैंने कहा था फ्री है, मगर जैसे इन्होंने बताया कि शायद डॉक्टर्स में अभी तक इतनी अवेयरनेस इनके मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश ये है डिपार्टमेंट ने तमाम हॉस्पिटल में उनके इंचार्ज फोकल पर्सनों को बताया दिया गया है कोई भी पेशेंट आए उससे अपने सेहत कार्ड के अंडर कोई पैसा नहीं लेना, और वो क्लेम जो बनते हैं वो सारे स्टेट लाइफ उनको रीइंबर्स करता है वो क्लेम। डॉक्टर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हॉस्पिटल के अंदर जब पेशेंट जाता है तो मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लाइफ का अमला होता है या आपकी नहीं, हमारे देखें उसमें हॉस्पिटल का अपना फोकल पर्सन है, हमारे कंपनी का एक मॉनिटरिंग सेल है, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन पूरा एक सेल है हमारे। काफी लोग हर हॉस्पिटल विजिट रेगुलरली करते हैं और बाद लोग वो उन प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ मिले हुए हैं। अच्छा, तो उसमें भी करप्शन हो रही है। वो कभी बाद में डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, कभी फिर बाद में बात हमने करेंगे, तो वो क्या पूरा हमें क्या इलाज हुआ है वैसे हमें भी कोई इलाज भी हुआ है। ऐसा कोई कंप्लेंट आए अच्छा। तो फौरन FIR दे दी जाएगी। अच्छा, वो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई मैं आपको गरीब प्रोग्राम पेशेंट्स के बाद के टेक्स्ट करूंगा, काइंडली आप बताएं ताकि अगर कोई ऐसी चीज हो, क्योंकि किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं ना लेना। इस पे तो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस है कि पैसा गरीब आवाम के लिए है, उनका फ्री इलाज होना चाहिए। ऐसी कंप्लेंट कोई आए प्लीज हमें बताएं कि अगर कोई गड़बड़ कर रहा है। अब देखें टीचिंग हॉस्पिटल जो प्राइवेट है उनको PMDC की तरफ से, PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ऑर्डर है कि अपने 50% बेड फ्री करना है। ठीक है। ये आम पेशेंट को नहीं पता, उसको अवेयरनेस नहीं है। वो जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, उससे ये नहीं पता कि 50% बेड तो मेरे लिए फ्री है, अगर 100 बेड लगा है तो 50 पे मेरा इलाज जो है फ्री होना है। हाँ। तो उस हवाले से उनको अवेयरनेस नहीं है। तो अब तो हेल्थ कार्ड आ गया है, वो 50% भी उन्होंने कांटा लगा दिया और इस तरह की सूरत मैं आपको फिर भी बताता चलूं, खर्चे की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में। अभी तक पेशेंट्स हमारे पास पिछले जनवरी से स्टार्ट हुआ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, अभी आज तक तकरीबन 8 महीने में 27.5 अरब के क्लेम्स आ चुके हैं पिछले 7.5 महीने। और आप यकीन करेंगे 400 से ज्यादा फ्री डायलिसिस लोगों के लिए हुए हैं। ओके। 1,37,000 से ज्यादा सिजेरियन हुए हैं। ठीक है। और तकरीबन 1.5 लाख के करीब कैटरेक्ट मोतिया के इलाज, मतलब लोगों को इतना फायदा हो रहा है। आज तक तकरीबन 43 बिलियन के क्लेम्स आ चुके हैं और हमारे पास 19 लाख तकरीबन 70,000 दाखिल हुए हैं सर, पेशेंट्स। हम इस चीज को मानते हैं कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है, लेकिन इसमें थोड़े से लूप होल्स है जिनको फुलफिल करने की बिल्कुल, अभी भी ये हमें जरूरत है, जिनको आप लोग अभी से पकड़ लेंगे तो मेरे plug ख्याल से करें, ये बड़ा बिल्कुल। अच्छा एक प्रोग्राम चलेगा। हमारे साथ डॉक्टर अली रजाक मौजूद थे और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन ने भी हमें ज्वाइन किया था। सज्जाद साहब आपके बेहद शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और कौमी सेहत कार्ड के हवाले से जनाब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात मौसीकी के हवाले से, क्योंकि मौसीकी एक, मैं कहूँगी, एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को फ़ौरन से रिफ्रेश कर देती है। और अगर हमने इन सारे फेसेस से बाहर निकलना है ना, तो मौसीकी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद बहुत मौसीकी सुनती हूँ और गाना नहीं आता, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आज भी हमने कुछ ऐसे ही टैलेंटेड बच्चों से आपकी मुलाकात करवानी है, नौजवान नस्ल, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है ख़ासतौर पर मौसीकी की तरफ। तो वाजिद मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर हैं। अर्जुमन शाहजेब ने भी हमें आज ज्वाइन किया है, जो गिटारिस्ट हैं, और साउल आरिफ हैं जो तबला निगार हैं। तो उन तीनों को हम लोग जनाब खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। उनके बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनके फ्यूचर गोल्स भी उनके शेयर करेंगे वो हमारे साथ। वाजिद, आपको भी वेलकम कहती हूँ, अंजुमन आपको भी, और साउल आपको भी वेलकम कहती हूँ। सबसे पहले तो बताइए कि तीनों दोस्त हैं आप लोग? जी, हम तीनों दोस्त हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा। और वहाँ पे म्यूजिक सोसाइटी में भी हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब तीनों का एक साथ ही ग्रुप है, हमारा एक बैंड है, स्टार्ट। हम बैंड के ठीक है, तौर पे। मतलब और तीनों ने एक साथ ही बैंड स्टार्ट किया। कितनी देर हो गई है? हमें तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। हम गवर्नमेंट कॉलेज की जो नज़ीर अहमद म्यूजिक सोसाइटी है, वहाँ पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो वहीं से हमारी मुलाकात हुई। तो वहीं से हम सीखते रहे। हमारे टीचर थे तारिक फरानी साहब, तो उनसे सीखा। जाफर साहब हमारे टीचर थे, तो उनसे सीखते सीखते फिर बस मेहनत की और आज यहाँ पे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद करते रहेंगे मेहनत। इंशाल्लाह। तो साउल, आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ तबले में? एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो म्यूजिक फैमिली है। ओके। तो ब्लड में इसलिए सारा कुछ। तो वो भी इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ है या कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट हैं? नहीं, इसी वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं। ओके। यस। तो आप अभी सिर्फ तबला है या और भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं आपको? मुझे सिर्फ तबला ही आता है। हाँ, ठीक है। और अंजुमन, आपका कैसे गिटार के साथ? मेरे फादर मुझे बड़ा प्रमोट किया करते थे, तो चर्च म्यूजिक में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, तो वर्शिप वगैरह से तो फिर वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होता गया। और फिर फाइनली यहाँ पे आके गवर्नमेंट कॉलेज में फरानी साहब थे, इदरीस साहब, जाफर साहब, तो उन्होंने हमें ज़्यादा गाइड किया। दैट्स गुड। तो पहले क्या सुनाने वाले वाजिद आप लोग? सबसे पहले हम एक कलाम से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर सॉन्ग्स जो है वो। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। नजर भी रखे जान लेता है नियतें भी, जो खाना-ए-ला शऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, हाँ वही खुदा है, वही खुदा है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा, तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा। वाजिद, आपकी भी फैमिली में है सिंगिंग? नहीं, आप मेरी फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ। मेरी फैमिली में कोई भी जो है वो म्यूजिक नहीं करता, तो बस जर्नी मेरी ये थी कि मुझे लेना था गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन। अच्छा। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे म्यूजिक बेसिस पे एडमिशन होता है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। लास्ट डे था, मैंने अप्लाई किया, उसके बाद ट्रायल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आ गया ट्रायल लिस्ट में। तो बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई म्यूजिक सोसाइटी में। मतलब उससे पहले भी आप उससे पहले मैं नहीं करता था। स्कूल में जैसे होता है सबके साथ नात पढ़ते थे, मैं भी नात पढ़ता रहा हूँ। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आके मैंने फिर म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया अपने टीचर से। तो बस ये शुक्र है कि मुझे एडमिशन मिला यहाँ पे। सबसे पहले तो ये है कि नज़ीर साहब, डॉक्टर नज़ीर साहब, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी म्यूजिक सोसाइटी की, अगर ये म्यूजिक सोसाइटी उन्होंने आज ना बनाई थी तो मेरे ख्याल से काफ़ी हमारा टैलेंट जो था वो ज़ाया हो जाता मेरे ख्याल से। शफकत अमानत अली, हदीका क्यानी, ये सब यहाँ के पढ़े हुए हैं लोग, स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने म्यूजिक सोसाइटी बनाई, उसके बाद फरानी साहब आए, उन्होंने चार्ज संभाला और फर्दर सारा आज चल रहा सारा कुछ। तो यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह गैदरिंग्स और ये सारी चीजें चल रही हैं? हमारे वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और जितने भी इवेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स ही करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता। हम स्टूडेंट्स ही कॉन्सर्ट्स भी अरेंज करते हैं, हम खुद परफॉर्म करते हैं, और कोई मतलब कोई भी किसी किस्म का भी इवेंट हो तो वो हम लोग ही खुद ही कर रहे होते हैं, बाहर से कोई नहीं आता। क्योंकि माशाल्लाह शुक्र है हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं इतने टैलेंटेड होते हैं कि हमें बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से ट्रेन किया गया हमें, तो हम प्रोफेशनली भी जो है वो काम करते हैं। तो जीसी में तो हम स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन काम हम प्रोफेशनली कर रहे हैं। आप लोग? मैं इस टाइम मेरा ग्रेजुएट होने वाला है उर्दू लिटरेचर में, ग्रेजुएशन होने वाली है। ओके, ठीक है, चले, दैट्स गुड। और नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हैं आप? आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मौसीकी की बात करें और मौसीकी ही आपसे सुनी जाए ज़्यादा। बस आजकल फिर एक सॉन्ग काफ़ी हिट है, कोक स्टूडियो का पसूड़ी, तो हम वो सुनाते हैं आपको। ठीक है, चलेंगे। थोड़ा अगलावा मजबूरी नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावा पावा क्यों दी चूरी नू रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके हो मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बड़िया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे भुल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा है बथेरा पूरा के जरूरी नू आना सी ओ नहीं आया रास्ता ना दिखलाया दिल हमारा बेसहारा ख्वाहिशात दूरी नो वारी मैं जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे हो मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे हाँ बनिया बनाइया दी गल बात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। क्या बात है जनाब, वेरी गुड। 2 वर्जन्स तो ऑलरेडी हम सुन चुके थे, पसूड़ी का ओरिजिनल, फिर वो रिमिक्स आया और एक आप लोग साउथ अफ्रीका। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपका साउल आगे का क्या प्लान है? मेरा एक्चुअली प्लान है आगे सीएसएस करने का। अच्छा, इसको आगे कंटिन्यू? इसको भी साथ कंटिन्यू करूंगा, इसको एज अ शौक रखूंगा और उसको प्रोफेशनल कुछ और चूज करना चाह रहा हूं। चलो, दैट्स गुड। और आपका अर्जुमन? मेरा मेजर फिजिक्स है तो ऑफ कोर्स फिजिक्स की रिसर्च में जाऊंगा। अच्छा, और इसको साथ साथ कंटिन्यू करना है? ऑफ कोर्स एज अ सोलो गिटारिस्ट। अच्छा, सोलो गिटारिस्ट मतलब डिग्री खत्म हो जाएगी तो तीनों ने अपनी राहें जुदा कर ली? नहीं, जुदा नहीं होगी, लेकिन इसकी ख्वाहिश थी, ये हमारे टीचर जो थे उनकी भी ख्वाहिश थी कि ये सोलो आर्टिस्ट बने। अच्छा। तो सोलो आर्टिस्ट होना और साथ बैंड में भी काम करना है तो डबल बात, अच्छी बात होगी ना। नहीं तो सिंगिंग का भी शौक है? हाँ जी, सिंगिंग का तरफ जाने का भी है कि मैं शौक है, लेकिन हमारी अपनी सोसाइटी माशाल्लाह इतने सिंगर से भरी पड़ी है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो क्योंकि वहाँ पे गिटारिस्ट की ज्यादा कमी रहती है तो फिर मैं अपना
किरदार इसी तरह समझता हूँ गिटारिस्ट। चलो दैट्स गुड। तो कोई कॉम्पिटिशंस की में पार्टिसिपेट किया या नहीं अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 दफ़ा गोल्ड मेडल जीत चुका हूँ ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। तो इस टाइम प्रेसिडेंट हूँ मैं म्यूजिक सोसाइटी का। अच्छा जी। तो साउल आरिफ हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और मैंने 7 साल की उम्र से गोल्ड मेडल जीता था। आई वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एज ऑफ 7 ईयर। क्या बात है, क्या बात है। आपकी तो मेरे ख्याल से ब्लड में है ना ये। हाँ। तो 3 दफ़ा मैंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है जीसी के लिए। अच्छा। तो फोक में, क्लासिकल में, सेमी क्लासिकल में और गज़ल में, सॉरी गज़ल में, क्लासिकल और फोक में 3। तो सुनते किसको ज़्यादा? मैं ज़्यादातर रफ़ी साहब को बहुत सुनता हूँ, मेरे फेवरेट सिंगर हैं रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी। मैं ओल्ड जो है उनको सुनता हूँ, ओल्ड सिंगर्स को, क्योंकि मेरा मानना है और मेरे टीचर भी मुझे कहते थे कि आप पुराने गाने अगर गाते हो तो वो आपकी प्रैक्टिस है। क्योंकि आज के गाने आपने सुने हैं कि वो इतने मुश्किल नहीं है जो पहले गाने मुश्किल होते थे, गज़ल्स हो गई और सॉन्ग पुराने जो थे, तो हमारी एक प्रैक्टिस भी होती रहती है पुराने गानों से, वो मुश्किल थे ज़रा। तो मैं उनको सुनता भी हूँ, उससे लिसनिंग मेरी जो है वो अच्छी होती है और जो है तैयारी अच्छी होती रहती है, प्रैक्टिस अच्छी होती है। अगला कौन सा ट्रैक आप लोग हमें सुनाने वाले हैं? अब मेरे एक हमारे ओल्ड रावी हैं शफकत अमानत अली, उनका एक है मोरा सैया मुझसे बोले ना, वो आपको सुनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मोरा घबराए, मन मोरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। इस वक्त जितने भी हमारे स्टूडियो में मौजूद थे और इवन दो के पीछे भी सारे मदहोश हो गए हुए थे, लग ऐसे ही रहा था, मैं खुद एक वो ट्रांस में चले जाता है ना आप, लेकिन वाकई बहुत अच्छी आवाज़ है और आप लोग भी बहुत अच्छा गिटार है और तबला तो बेहतरीन बेहतरीन। एक मैं चाहूंगा कि साउल आपको सोलो तबला प्ले करके सुनाए। हाँ। बहुत अच्छा सोलो प्ले करते तो आप प्लीज सुने। मैं आज आपको अपने पाकिस्तान के जो 4 प्रोविंसेस हैं
उनमें कैसे तबला बजाया जाता है। अच्छा। मैं वो कोशिश करूंगा ताकि उसको मैं जरूर आपको लेकर चल सकूं। चलें जी जरूर। विदाउट टिकट। चलें वैसे भी टिकट्स बड़ी महंगी हो रही है। मैं पंजाब से स्टार्ट करूंगा, फिर उससे ऑनवर्ड हम आगे चलते जाएंगे। आगे सिंध की तरफ। आगे खैबर पख्तूनख्वा। आगे बलोचिस्तान है। बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। और पता चलता है कि प्रोफेशनली कोई बंदा काम कर रहा है और किस तरह वो बजा रहा है। ये मुश्किल है, इसमें भी टेक्निक्स वगैरह देखनी पड़ती हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही है। ये प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। और टेक्निक्स भी अगर टीचर बताए तो फिर आती हैं। तो आपने जब सीखना शुरू किया तो घर पे किसी ने सिखाया? बिल्कुल, मेरे उस्ताद हैं वो मेरे नाना अबू हैं। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी सरफरानी से भी तालीम हासिल की। तो इस तरह से ग्रूमिंग मेरी होती गई और मैं आज इस मुकाम तक हूँ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आउट ऑफ कंट्री भी 2 मरतबा बजा चुका हूँ, फिर मैंने जाना है। अच्छा, चलें, बेस्ट ऑफ लक। और यही मैं हमेशा अपने इस सेगमेंट में भी ये कहती हूँ, जनाब हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। कमी है तो शायद उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जाते, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं जहाँ पर आके वो अपना टैलेंट दिखा सके, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सके। लेकिन जागो लाहौर का प्लेटफॉर्म आप सब लोगों के लिए खुला हुआ है। जितने भी टैलेंटेड लोग हमें देख रहे हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें बताएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं, किनमें वो अच्छे हैं। हम उनको अपने यहाँ पर जागो लाहौर में बुलाएंगे, उनकी जो आवाज़ है वो बनेंगे और उनका टैलेंट लोगों तक पहुँचाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक और गाना आप लोगों से हमने सुनना है। वाजिद आपका, साउल आपका और अंजुमन आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तीनों यहाँ पर आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जनाब जाते जाते इन तीनों का एक और गाना सुनते जाइए। अल्लाह हाफिज। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे, हो थारे बिना लगे नहीं मारा जिया रे। थारे बिना मोहे चैन न आवे, धक 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 मोरा जी घबरावे, थारे बिना मोहे चैन न आवे, धक धक धक